वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर जुड़ते हैं जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर लेते हैं आज इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ यूपी से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रदीप, यूपी से आज क्या कुछ बड़ी खबरें खास? देखिए आसमा, अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो निश्चित रूप से आज जो पहली बड़ी खबर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक है शीर्ष नेताओं के द्वारा वो जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, सुनील बंसल हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और भी जो शीर्ष के नेता हैं वो इस मंथन में अब बैठ चुके हैं और बहुत जल्दी जो है शाम तक इसका जो है तथ्य सामने आ जाएगा कि ये जो मीटिंग है वो किस लिए रखी गई है। फिलहाल विधानसभा चुनाव है तो ऐसे मीटिंग है उनका सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरी एक बड़ी खबर हमारे बीच में वो ये आई है कि मथुरा में पहले ऐसी खबर आई थी कि 4 जो फॉरेनर थे, विदेशी पर्यटक थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो नया वेरिएंट आया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले का अपडेट ये है कि अब वो 4 से बढ़कर 8 हो गई है। तो एक चिंता का विषय है स्वास्थ्य विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं और इस समय शादियों के सीजन चल रहे हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा और सरकार इस पे जो है गहरी रणनीति नहीं बनाती है तो निश्चित रूप से मुश्किलों का सामना उत्तर प्रदेश को करना पड़ सकता है। तीसरे खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डेंगू का भी जो कहर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के साथ साथ अब ये जो महामारी है इनका भी ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर चौथे खबर की बात करें तो आज मायावती अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद जो है अपने कार्यालय में करने वाली हैं, जहां पर वो विधानसभा चुनाव के समितियों की घोषणा कर सकती हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी का भी ऐलान कर सकती हैं। तो ये 4-5 बड़ी खबरें हैं आसमा, जिन पर आज बिल्कुल, और इन खबरों पर आप दिन भर बनी बारीकी हुई से है। नजर बनाए रखिएगा। प्रदीप लाल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों के लिहाज से आज? उत्पल, जानकारी दी दर्शकों को। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी नए वेरिएंट को देखते हुए, इसके खतरे को भांपते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में 3 एयरपोर्ट है, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर। सभी जगह पर हेल्प डेस्क को बैठाया गया है। इसके साथ ही अब इस हेल्प डेस्क में जो भी यात्री विदेशों से आएंगे उनकी स्क्रीनिंग, कोविड जांच एवं कोविड से जो भी उनके लक्षण है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सभी को कहा गया है कि भारत सरकार के जो कोरोना गाइडलाइन के नियम है वो सभी को पालन करने पड़ेंगे ताकि कोरोना से बचा जाए। इसके साथ ही तीसरी लहर के साथ साथ जो नया वेरिएंट है उससे भी बचा जा सके। दूसरी खबर की अगर बात मैं करूं तो कल कोरोना से स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी मौत नहीं हुई है, आंकड़ा शून्य रहा। इसके साथ ही कल केवल 16 नए मामले ही सामने आए हैं, उसमें रायपुर राजधानी के 5 मामले हैं। इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण में आंकड़ा 2 करोड़ 61 लाख का पहुंच किया है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, भले कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इसको देखते हुए टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो भाजपा की दिग्गज नेताओं को इस बार कोर कमेटी में शामिल किया गया है। दरअसल भाजपा की पावरफुल कमेटी कही जाने वाली कोर कमेटी में इस बार बिलासपुर सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को इस बार शामिल किया गया है। वही चौथी खबर की बात करूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई भी दौरा कार्यक्रम नहीं है। वह कांग्रेस के रायपुर राजधानी स्थित राजीव भवन 12 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद का समय उनके लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं मैं 5वीं बड़ी खबर की बात करूं तो प्रदेश में अब ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। शुष्क एवं ठंडी हवाओं के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। अगर उत्तरी भारत की बात करूं, उत्तरी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो वहां पारा 8 तक पहुंच गया है, घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बात करें तो डिग्री 13 तक पहुंच गया है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कोरोना के नए वेरिएंट की यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं देश विदेशों से, कहीं ना कहीं वो बेहद चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयार है और क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो अलर्ट जारी किया गया है वो नए वेरिएंट को देखते ही किया हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के ऊपर भी तीखी टिप्पणी की है कि
नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन को देखते हुए सारे जो विदेशों से फ्लाइट है वो तत्काल कैंसिल कर देने चाहिए, आवागमन बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही अगर पूरे भारत में आवागमन बंद नहीं होते विदेशों से, तो खासकर जहाँ पे ये नया वेरिएंट है उस जगह से जो फ्लाइट हमारे इंडिया में आ रही है उनको फिलहाल बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ को सुरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि हेल्थ टेस्ट जगह जगह जहाँ भी 3 एयरपोर्ट है, तीनों जगह हेल्थ डेस्क बैठा दिया जाए ताकि जी। यात्रियों का स्क्रीनिंग हो सके, नए नए यात्रियों के बारे में पता चल सके। साथ ही भारत में जो गाइडलाइन है कोरोना की उसको विशेष तौर पर पालन करने के लिए हेल्थ डेस्क को कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए उत्पल। और अब सीधा रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां हमारे संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपके पास क्या कुछ खास खबरों के लिहाज से? जी बिल्कुल, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में लेकर आज सदन के बाहर जो देखने को मिला दृश्य, वो कहीं ना कहीं जो 2020 में जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी बातों को दोहराया गया। यहाँ तक कि आरजेडी के विधायक और जो बीजेपी के विधायक है संजय सरावगी, ये दोनों के बीच में नोकातोनी गाली गलौज की नौबत आ गई है। वहीं सदन की जब कार्रवाई हुई तो सदन के अंदर भी भारी फजीहत देखने को मिला। सदन के अंदर जिस तरीके से जो एक विधेयक है, शिक्षा को लेकर विधेयक लाना जाना है, जो कि भोजनालय के बाद वो विधेयक लाया जाएगा। ऐसे में लेकर उसके पहले जो दृश्य देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो 2020 की जो बात है उसकी दोहराया जा रहा है। ऐसे में लेकर जिस तरीके से बिहार में जो यूनिवर्सिटियों पर जिस तरीके से दाग देखने को मिला, यूनिवर्सिटी के कुलपति पे आरोप लग रहा है, उसको लेकर जब स्पीकर महोदय ने जब विधानसभा में इस बात को जब इधर से उठाया गया एक सदस्य की तरफ से, तब शिक्षा मंत्री इसका अपना सवाल जवाब देते हुए जब उनके नोका झोंकी तक तानातकी हो गया था। ऐसे में लेकर बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खुद खड़े होकर इस बात का जवाब मांगे कि जिस तरीके से निजी विश्वविद्यालयों को अब एआईजी रैंक के अधिकारी जांच करेंगे, क्योंकि जो राज्यपाल के अधीन में रहता है, अब राज्यपाल के कोटे के नहीं, अब एआईजी रैंक के अधिकारी उसको जांच पड़ताल करेंगे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर। जी बिल्कुल। लेकिन विवेक, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि सदन की गरिमा की बात तो तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो उसकी गरिमा को ठेस वही तमाम बयानबाजी करने वाले नुमाइंदे ही करते नजर आते हैं, जो जैसा कि आप बता भी रहे हैं, जो बात सदन के अंदर उठनी चाहिए सदन के बाहर से वो तस्वीरें दिखाई देती है। जी, सदन के बाहर जब कार्रवाई आज जिस शीतकालीन 11 बजे से स्टार्ट होना, सदन के बाहर जो दृश्य देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो 2020 में जिस तरीके से विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो उसी बात को दोहराया गया। यहाँ तक कि गाली गलौज तक दोनों को नौबत आ गई। जब मीडिया कर्मी वहां पे नहीं रहते तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक जो कहा जाता है मारा पीटी का नौबत ऐसा आ गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। विवेक, जिस तरीके से अपने में नौका झोंकी करते हैं, सदन की गरिमा बनाए रखने कहते हैं, जनता को भी अपने हिदायत देते हैं, लेकिन खुद जो माननीय सदस्य होते हैं वो अपने इस सभी आसन को भूल जाते हैं। शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी बीच हमारे दर्शकों को बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहित लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो हमारी सरकार ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का फैसला लिया है। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार तीर्थ पुरोहितों की तरफ से आर पार की लड़ाई की जो मूड था वो यहाँ पर दिखाई देता रहा है, जिसका विपक्ष भी खूब फायदा उठाता नजर आया। और उस मुद्दे पर सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह से ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हुआ है देवस्थानम बोर्ड को लेकर, क्या कहेंगे इस पर सर आप? ये बड़ा ऐलान नहीं, ये संभावित चुनावी नतीजों से घबराई हुई सरकार का कदम है जी। और अपनी खाल बचाने के लिए जब उनको लगा कि सारी जनता हमारे खिलाफ हो गई है तो और पूरा उत्तराखंड खिलाफ में खड़ा है और सारा उत्तराखंड ये कह रहा है कि कांग्रेस आएगी तो देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग कर देगी सत्ता में आते ही, तो इस फजीयत से बचने के लिए उठाया गया कदम है। और यदि वो दिल से मुख्यमंत्री ये महसूस करते हैं कि गलत हुआ तो फिर जो ये कदम उठाया गया और इतना एजिटेशन चला और सब तरीके की दिक्कतें खड़ी हुई, नुकसान हुआ राज्य का,
उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। जी, लेकिन हरीश रावत जी एक लंबे 2 वक्त साल से पहले लड़ाई लड़ी उठाते जा हैं। रही थी, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, इसको तो आप नहीं, इसमें जी देर आए दुरुस्त आए, राज्य को चौपट कर दो, परंपराओं को और जो यहाँ की सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, उनको चौपट कर दो और फिर कहो, फिर उसको बदल दो निर्णय को अपने, तो कहो कि देर आए दुरुस्त आई। ये दुरुस्त नहीं आए, घबराए हुए आए। ये जब इनको लगा कि किस चीज की घबराहट है यहाँ पर? है? किस चीज की घबराहट मानते हैं आप यहाँ पर? चुनाव के नतीजों की घबराहट। जी उनको साफ दिखाई दे रहा है कि जो मुद्दे हमारे उनके खिलाफ जाने वाले हैं, जिनके कारण उनको 2022 में हटना पड़ेगा, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार आदि के साथ देवस्थानम बोर्ड भी एक मुद्दा है। लेकिन इस ऐलान के साथ ये तो साफ किया गया है कि उत्तराखंड के हित में जो होगा सरकार वो करेगी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा बिल्कुल साफ समझ चुकी है कि उत्तराखंड उनके हाथ से निकल चुका है जी, और ये उनके ही गलत कर्मों के कारण सबसे बड़ा वो तो यह है कि डबल इंजन बताया और डबल इंजन जो है नॉन स्टार्टर निकला, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बेरोजगारी सुरक्षा के मुंह की तरीके से बढ़ती गई, महंगाई का आलम यह है कि कोई घर कोई परिवार ऐसा नहीं है जो रो नहीं रहा महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार चरम पर है जी अलग अलग मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को उठाया जाए। ठीक है, लेकिन एक लंबी जंग यहाँ पर लड़ी गई और तीर्थ पुरोहित उसमें जीत भी गए और आप लोगों ने बखूबी उनका साथ भी दिया है। ठीक है, हम इसको घबराहट मान भी लेते हैं, लेकिन अब ये जो बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है, सरकार की तरफ से कदम खींचे गए हैं, तो क्या मानते हैं कि आने वाले चुनावों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं तीर्थ पुरोहितों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इससे न केवल तीर्थ पुरोहित वर्ग बल्कि दूसरे लोगों को भी ये पक्का यकीन हो गया है कि एक सरकार जो इतना अविवेकपूर्ण निर्णय 2 साल तक थोपे रहती है, तो वो सरकार को जो है अब आगे नहीं रखना है, तो उनको कोई राजनीतिक फायदा इसका भाजपा को नहीं होने जा रहा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो लंबा वक्त यहाँ पर लगा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं हरीश जी? उनको अब भी ये तो बेबसी में लिया गया निर्णय है। हाँ, यदि जीत है तो स्पष्ट तौर पर जो है तीर्थ पुरोहितों की है, जिन्होंने डट करके संघर्ष किया। ये जीत है तो कांग्रेस के दबाव की है, कांग्रेस की लड़ाई की है। हमारे विधायक मनोज रावत ने पहले दिन से ही विधानसभा में इसका विरोध किया था और कांग्रेस निरंतर विरोध करती आ रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित की नाराजगी से वाकिफ थी बीजेपी और अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया गया है, लेकिन अब इस फैसले के साथ क्या मानते हैं कि वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा क्या? कोई डैमेज हो गया। अब तो चुनाव में आसन्न हार को देख करके घबराई सरकार का निर्णय है, तो उससे डैमेज कंट्रोल क्या होना है, बल्कि और उनकी रेपुटेशन डैमेज होगी इससे कि भाई कैसी सरकार है 2 साल थोपा करके। बिल्कुल, आने वाले चुनावों को लेकर हरीश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़े हुए थे, सीधे तौर पर उनका है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। और अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली के से हमारे संवाददाता गुलशन सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, दिल्ली से क्या कुछ बड़ी खबरें आज? जी, दिल्ली की खबरों से शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में आज मौसम साफ है और लोग आवाजाही के लिए आम दिनों की तरह घरों से बाहर निकले। इसी बीच में आपको बता दूं बैठक कर रहे हैं, सभी राज्यों से समीक्षा कर रहे हैं, तो वही दिल्ली सरकार भी इस पर बैठक कर रही है और ओमिक्रॉन को लेकर के क्या सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए इस पर चर्चा हो रही है और किस तरह की पाबंदियां लागू की जानी चाहिए इस पर भी चर्चा की जा रही है और बचाव के लिए भी। साथ ही आज दिल्ली में स्कूलों को खोला गया है। आज पहला दिन है जहाँ स्कूलों में छात्र पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कूल तो खुले हैं लेकिन अटेंडेंस का जो ग्राफ है वो काफी नीचे रहा है। छात्र अभी पूरी तरह से स्कूल नहीं आए। वैसे भी छात्रों को 50% जो है क्षमता के साथ ही आना है, लेकिन जो 50% छात्र आने थे उनमें भी काफी कमी देखी गई है। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण को लेकर के एक बार फिर
दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें जो कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक जारी कर दी गई है और दिल्ली में आने वाले ट्रकों को फिलहाल 7 तारीख तक कोई छूट दिखाई नहीं देती, क्योंकि दिल्ली का जो AQI लेवल है 330 से बढ़कर 381 तक बहुत शुक्रिया गुलशन, इन खबरों पर लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, संवाददाता उपेंद्र राणा का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड से क्या कुछ बड़ी खबरें, क्योंकि आज उत्तराखंड का दिन बेहद ही खास और बेहद बड़ा दिन, देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी बड़ा ऐलान सीएम की तरफ से। बिल्कुल आज में सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस प्रकार से लगातार जो पंडा पुरोहित थे वो लगातार जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड का जो है वो विरोध कर रहे थे, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है देवस्थानम बोर्ड को जो है भंग करने का जो है वो ऐलान किया है कि देवस्थानम बोर्ड जो है पूरी तरीके से भंग किया जाएगा। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जब शीतकालीन सत्र होगा तो ऐसे में जो है जो एक्ट जो देवस्थानम बोर्ड में रखे गए थे उन एक्ट को भी जो है वो निरस्त किए जा सकते हैं। इन तमाम आज जो है ये लगातार जिस प्रकार से जो पंडा पुरोहित थे, जब से देवस्थानम बोर्ड जो है वो बनाया गया था, लगातार जो तीर्थ पुरोहित पंडा पुरोहित जो थे वो लगातार इस बोर्ड का जो है वो लगातार विरोध कर रहे थे। और जिस प्रकार से हमने देखा कि चारों धामों में जो जिस प्रकार से इसका विरोध जो है वो लगातार देखने को मिला। और पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार से यहाँ भी देखा गया था कि कई बार जो है वहाँ पर उन्होंने काली पट्टी लगाकर जो है विरोध जताया था। और कुछ ही दिन पहले जिस प्रकार से सचिवालय कूच भी जो है तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो है वो किया गया था। उनका कहना था कि हक हकूक जो है हमारे मारे जा रहे हैं, ये देवस्थानम बोर्ड जो है हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो हक हकूक हैं, वो सारे उन लोगों के जो है हक हकूक मारे जा रहे हैं, जिसके चलते जो है ये देवस्थानम बोर्ड जो है वो काफी गलत जो है वो बनाया गया है और ना ही हमें पूछकर जो है इस बोर्ड का गठन जो है वो किया गया है। ऐसे में लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, वो सरकार नहीं चाहती है कि 2022 में जो है इस तरीके के विरोध जो है वो झेलना पड़े। और 4 दिसंबर को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर दौरा है और जिस प्रकार से वो जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे, उससे पहले जो है ये बड़ा ऐलान जो है पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा जो है वो किया गया है और देवस्थानम बोर्ड को जो है वो भंग कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े जिन्होंने बताया देश भर का हाल। दिन भर इन खबरों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।